पंचायत रूरल डेवलपमेंट पब्लिक हेल्थ डिमांड नंबर 20 इकट्ठा लिखा हुआ है। मंत्री जी काइंडली खोल के देख लें। और ये हमारा काफ़ी पुराना सर सेक्टर कटा हुआ है। बेसिक फैसिलिटीज़ की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है इसमें। सर जो हमारा सेक्टर 6 है उसमें सर हमारा एक कम्युनिटी सेंटर हमारे समय में सर वो बना था। बहुत बार उसकी मांग आ गई, देयर इज़ अ कन्फ्यूजन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, वो पूरा जर्जर हालत में हो गया है। वहाँ के हमारे सेक्टर वासी खासतौर से रिटायर्ड लोग चंदा इकट्ठा करके सर उसकी रिपेयर करवा रहे हैं। तो कृपया करके उस चीज़ पे ध्यान दिया जाए। मेरी ये मांग है कि उसकी जर्जर, क्योंकि वो करीबन डेढ़ एकड़ में बना हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर के बीच की जगह है, उसको सर प्रायोरिटी पे जो है वो ठीक करवाया जाए। जो इस बार पानी और जल भराव बना उसमें सेक्टर्स के अलावा जो हमारी शहर की कॉलोनियां हैं उसमें पानी लगातार भर रहा है। जब तक वो ऊपर नहीं होंगी पुरानी कॉलोनियां, उसके पानी के लिए और सीवरेज के लिए प्रॉपर व्यवस्था जो है उसकी की जाए। और हम लोग आते हैं सर शहर में और पार्कों में घूमने के लिए ताकि स्वच्छ वातावरण मिले। प्रदूषित वातावरण इतना ज़्यादा हो चुका है, AQI लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। तो जो ज़्यादा ग्रीन बेल्ट है उसको कम से कम सेक्टर्स या जो खाली जगह पड़ी हुई है उसमें जो है करवाने का काम किया जाए। हमारे पार्कों में से पेड़ काट दिए थे, उसकी हमने कंप्लेंट शहीदी पार्क में की थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मेरा यही कहना है कि हमारा इसका सेक्टर्स, क्योंकि हमें मालूम है नए नहीं कट रहे, पुराने सेक्टर्स लोग उसमें बस जाएंगे अगर सरकार जो है उसमें पूरी फैसिलिटीज देगी। धन्यवाद सर। श्री बीबी बत्रा। थैंक यू स्पीकर सर। डिमांड नंबर है जी सर, सबसे पहले 10 आदरणीय मुख्यमंत्री जी बैठे आपके माध्यम से कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का एक बड़ा इम्पोर्टेंट, अगर कृषि मंत्री भी इस तरफ ध्यान देंगे, मुख्यमंत्री तो बिजी नजर आ रहे हैं। हमारे किसान की इनपुट कास्ट 29,668 रुपये, ये गवर्नमेंट के डाटा है जी, पर हेक्टेयर होती है जब गेहूं बोया जाता है। 3 महीने के बाद उसकी कास्ट बढ़ के 54,771 रुपये हो जाती है। उसके बाद जब क्लेम किसान का नुकसान हो जाता है तो सिर्फ मुआवजा दिया जाता है 25%। ये फसल बीमा योजना के हिसाब से इनको टैकल करना चाहिए कि किसान का पूरा नुकसान हो। ये 25% का फार्मूला अध्यक्ष महोदय ये कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, किस हिसाब से? ये आपका सरकार का ही पत्राचार उनके साथ है, ये है। सेकेंडली, बड़ी शॉर्ट में कर रहा हूँ सर। अच्छा, हाँ जी, एक और मुद्दा बड़ा जबरदस्त किसान के लिए है कि मैं 1 किले का मालिक हूँ और मैं उससे सारे खेवट के अंदर मेरा 10वां हिस्सा है। तो जब मेरे अपने एकड़ का नुकसान हो गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ है, तो मुआवजा मेरे को 10वां देंगे कि खेवट में कितना हिस्सा है। भाई नुकसान तो मेरा हुआ है, 4 और छोड़ के। इसीलिए जो पर्टिकुलर खसरा किला नंबर की एंट्री होती है उसके हिसाब से उसका नुकसान है उस किसान को देना चाहिए, उसमें कटौती नहीं होनी चाहिए। ये सभी गांव के अंदर हो रहा है। सेकेंडली सर, मेरी डिमांड जो है वो डिमांड नंबर 12 है जी। इसमें डिमांड नंबर 11, पहले 11 है सर। आदरणीय आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, अपना कोऑपरेटिव मिनिस्टर बैठे हैं, उनको सिर्फ एक मैं जजमेंट की कॉपी भेजूंगा कि हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि शुगर मिल के एम्प्लॉइज को आप रेगुलर और जो पोस्टें पड़ी हैं उनको फिल कर 2 महीने के अंदर ऑर्डर कर देंगे। इसमें पिटिशनर कंटेक्ट में जा सकता है और मैं रोहतक की लिस्ट दूंगा उनमें कि जो लोग उस पर शुगर बाली में भर्ती पे दैनिक वेतन पे लगे हुए हैं और एलिजिबल हैं तो उनको रेगुलर कर दें। और पोस्टें इस टाइम खाली पोस्टें सीजनल की 30 पड़ी हुई हैं और 16 परमानेंट पड़ी हुई हैं। तो मैं कागज आपको पोस्ट कर दूंगा जी, इस पे जरूर कार्रवाई जरूर करिए। इसके बाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस बात के लिए, और ये मैं उठा रहा हूँ मुद्दा पंडित नेकीराम शर्मा महाविद्यालय का। इसमें हमारे आदरणीय लीडर अपोजिशन चौधरी भूपेंद्र सिंह भी पढ़ते थे, पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी भी उस कॉलेज के अंदर पढ़े। उसके लिए कोई पैसा एजुकेशन ने दिया और कॉलेज का तोड़ के रखा हुआ है। 2 साल से उसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है, पुरानी बिल्डिंग सारी तोड़ दी और हॉस्टल के अंदर क्लासेस लग रही है। इस बात के लिए कि भाई हॉस्टल के अंदर बच्चों की क्लासेस, हॉस्टल के अंदर कितना रूम हॉस्टल का होता है, वैसे पुराना हॉस्टल है वहां पर। बस मैं कर रहा हूँ सर, मैं कोई इरेलेवेंट कुछ नहीं बोल रहा जी, किसी हालत में कुछ। डिमांड नंबर 11 है जी। 1 मिनट आप बत्रा जी खत्म जल्दी करो।
वैसे जी के पिछले सदन के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्पीकर सर एक्सटेंशन लेक्चर एसोसिएशन को रेगुलर किया था और एक बिल लेके आए थे। उस बिल की आगे कोई कार्रवाई नहीं, ना उनकी सैलरी फिक्स हुई, ना कोई अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया, ना कुछ भी दिया गया। उसको 7 महीने हो चुके हैं। आखिरी डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी 90 मेंबर्स जो असेंबली के हैं उनसे कंसर्न होती है और वो वित्त मंत्री और उनसे है, उनसे रिक्वेस्ट है मेरी आदरणीय मुख्यमंत्री से कि आपने पिछले विधानसभा सत्र के अंदर ये डिक्लेयर किया था कि 5 करोड़ रुपया प्रत्येक विधायक को 5 साल के अंदर मिलेगी और वो 5 साल में आपने साथ में ये कहा था कि पहली इंस्टॉलमेंट 1.5 करोड़, दूसरी 1.5 करोड़, अगली 2 करोड़। उसका ना तो कोई फॉलो प्रोसीजर अभी तक नहीं हुआ है। 7-8 महीने हो गए, चीफ सेक्रेटरी भी बैठे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं। उसमें ना ही सीएम अनाउंसमेंट का नंबर आया है कि एक मिनट जी बस कंक्लूड करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे डेवलपमेंट वर्क साहब किसको दरखास्त देनी है, उसको एडीसी नोडल ऑफिसर है, डीसी नोडल ऑफिसर है, डायरेक्टर पंचायत नोडल ऑफिसर है, एसी नोडल ऑफिसर है, कौन देगा, कैसे प्रोसेस होगी। और साथ में 5 करोड़ इकट्ठे में कहते हैं जी इकट्ठी दे दो। इकट्ठी करने में प्रत्येक विधायक को बड़ी दिक्कत आती है कि आज नाम दे दिया सब और 4 साल बाद उसका नंबर आया तो लोग कहेंगे काम तो होना ही नहीं है, मंत्री तो मैंने तो बेवकूफ बना रहा है। विभिन्न डिमांड्स पर अब विभिन्न डिमांड्स को सदन में मतदान के लिए रखा जाएगा। प्रश्न है कि डिमांड नंबर 5 से 7, 10 से 12, 16 से 20 पास की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। डिमांड नंबर 5 से 7, 10 से 12 और 16 से 20 पास हुई। अब विभिन्न डिमांड्स को सदन में मतदान के लिए रखा जाएगा। प्रश्न है कि डिमांड नंबर 5 से 7 पास की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। डिमांड नंबर 5 से 7 पास हुई। प्रश्न है कि डिमांड नंबर 10 से 12 पास की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। डिमांड नंबर 10 से 12 पास हुई। प्रश्न है कि डिमांड नंबर 16 से 20 पास की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। डिमांड नंबर 16 से 20 पास हुई। माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री सतीश पूनिया, पूर्व विधायक, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। ये सदन उनका स्वागत करता है। माननीय सदस्यगण, मुझे श्री घनश्याम दास विधायक एवं श्री योगेंद्र सिंह विधायक ने से नियम 84 के अधीन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अब श्री घनश्याम दास विधायक अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा की जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा की जाए। मैं इसके लिए 60 मिनट का समय तय करता हूं। माननीय सदस्य अपने अपने दल के नेता व्हिप के माध्यम से कृपया नाम भेज दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2025 में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होना हम सभी भारतीयों के लिए गर्व व आत्मसम्मान का अवसर है। यह गीत स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आधुनिक भारत तक जन जन की भावना का स्वर बन चुका है। आज यह गीत राष्ट्रीय पर्वों, सांस्कृतिक आयोजनों, विद्यालयों तथा सार्वजनिक समारोहों में सम्मान के साथ गाया जाता है। जब यह गीत गूंजता है तो हर भारतीय का मस्तक ऊंचा हो जाता है और हृदय देशभक्ति से भर जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम केवल 2 शब्दों का उच्चारण मात्र नहीं है, 2 शब्दों का संयोजन नहीं है, ना ही कोई साधारण वाक्य है, बल्कि करोड़ों भारतीयों की आत्मा की पुकार है। वंदे मातरम अर्थात मैं मातृभूमि को नमन करता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने श्री लक्ष्मण को कहा, जननी जन्मभूमि
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियति, अर्थात जन्म देने वाली माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। इसी भाव का मूर्त रूप है वंदे मातरम। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह वह महामंत्र है जिसमें भारत की माटी की सुगंध है। यह वह महामंत्र है जिसमें हिमालय की मौन तपस्या है। यह वह मंत्र है जिसमें गंगा की अविरल पावन धारा है। वंदे मातरम का उच्चारण करने से नस नस में राष्ट्र प्रेम का संचार होता है और आत्मा में त्याग का तेजस उदित होता है। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, एक उच्च पद के प्रशासनिक अधिकारी होने के बावजूद सार्वजनिक अपमान ने बंकिम बाबू को अपने ही देश की गुलामी की असली पीड़ा का एहसास कराया और यह घटना वंदे मातरम की रचना का आधार बनी और 1875 में संस्कृत तथा बंगाली शब्दों में के संगम से इस अमर गीत को लिखा गया, जिसमें भारत को एक माँ के रूप में दर्शाया गया है। ऐसी माँ जो शस्य श्यामला, सुजलाम, सुपोषित और पवित्र है। बाद में इसी कृति का आनंद मठ में समावेश किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब वंदे मातरम का उद्घोष हुआ तब निर्मल में बल आया, निराशा में आशा जगी, भयभीत हृदयों में वीरता का संचार हुआ। चाहे लाला लाजपत राय हों, बाल गंगाधर तिलक हों या फिर अरविंद घोष, सभी महापुरुषों ने इसे राष्ट्र भक्ति का गीत माना। बंगाल विभाजन के समय ब्रिटिश सरकार ने इस गीत पर प्रतिबंध लगा दिया। 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी में भारत का प्रथम क्रांतिकारी झंडा फहराया, जिसकी पट्टी वंदे मातरम के सुनहरे अक्षरों से अलंकृत थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम गीत के ऐतिहासिक योगदान के कारण 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत का गौरव प्राप्त हुआ। 150 वर्ष वंदे भारत की सामूहिक चेतना का स्वर बनकर इस पावन धरा पर गूंज रहा है तथा यह उत्सव हमें अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का नमन करने का तथा प्रेरणा लेने का संदेश देता है। वंदे मातरम समाज को अहम अर्थात मैं से वयम अर्थात हम सब की ओर ले जाता है। यह व्यक्ति को स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्र और समाज के व्यापक हित से जोड़ता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत माता की उपासना में कोई ऊंच नीच नहीं, कोई जाति भेद नहीं। माता के सामने सभी समान है। वासुदेव कुटुंबकम का यह भाव वंदे मातरम में निहित है, जो संपूर्ण समाज को एक परिवार के रूप में देखने की दृष्टि प्रदान करता है। वैदिक वाक्य माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या अर्थात यह पृथ्वी मेरी जननी है और मैं इसका पुत्र हूँ, यह वंदे मातरम की भावना को उद्घाटित करता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता के आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानियों ने शहीद होते हुए अंतिम शब्द वंदे मातरम ही बोले थे। 1907 में कलकत्ता में वंदे मातरम नाम का एक अंग्रेजी अखबार शुरू हुआ, जिसके संपादक महर्षि अरविंद थे। ब्रिटिश सरकार ने उसे उस समय का सबसे खतरनाक राष्ट्रवादी पत्र माना और महर्षि श्री अरविंद पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर उन्हें सजा दी। 1896 में गुरुवर टैगोर ने पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम सार्वजनिक रूप से गाया। 1905 में वाराणसी अधिवेशन में महान कवियत्री सरला देवी चौधरानी ने पूर्ण वंदे मातरम का गान किया। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तब प्रातः 6:30 बजे सरदार पटेल जी के आग्रह पर पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने आकाशवाणी से अपने मधुर स्वर से वंदे मातरम का गान कर देश को भावुक कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1925 में वंदे मातरम की स्वर्ण जयंती अर्थात 50 वर्ष पूर्ण होने पर तत्कालीन मुख्य दल के राजनीतिक नेता ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर तुष्टीकरण की शुरुआत की, जो आगे चलकर देश विभाजन का कारण बनी। वंदे मातरम के 100 वर्ष में
अर्थात 1975 में आपातकाल लागू किया गया। DIR डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स एंड मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट लागू किए गए और वंदे मातरम बोलने वाले सभी लोगों को तत्कालीन प्रधानमंत्री ने जेल में बंद कर दिया। उस समय एक शब्द बहुत प्रचलित थे कि DIR और मीसा में नो वकील, नो अपील, नो दलील, अर्थात बंद कर दिया तो कर दिया। विपक्ष के लाखों लोगों, समाज सेवियों तथा स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का हनन करते हुए उन्हें जेल का रास्ता आपको बोलने का मौका मिलेगा, आप अपनी बात रख लेना। आपको बोलने का मौका मिलेगा, आप उसमें बात रख लेना। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान केंद्र सरकार ने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ को पूरे वर्ष यशोगान के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसका पहला चरण नवंबर में शुरू हो चुका है, दूसरा चरण जनवरी 2026 में, तीसरा चरण अगस्त 2026 में और चौथा चरण नवंबर 2026 आप में विषय होगा। रखेंगे, आप अपनी बात रख लेना। स्मारक टिकट तथा सिक्का जारी किया जा चुका है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर देश ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। जब आज़ादी के 75 से 100 वर्ष तक के कालखंड को अमृत काल का नाम दिया तथा इसी कालखंड में अर्थात 2047 तक भारतवर्ष को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त चर्चा के आधार पर हम विश्वास पूर्वक कह सकते हैं कि वंदे मातरम कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकता। 1875 में रचना के समय जितनी इसकी जरूरत थी उतनी आज भी है और आगे भी रहेगी। वंदे मातरम देश को आज़ाद बनाने का कारण बना। अमृत काल में वंदे मातरम देश को विकसित तथा महान बनाने का नारा बनेगा। अंत में भारत माता को वंदन तथा नमन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं तथा वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। श्री आदित्य सुरजेवाला। माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं सदन में वंदे मातरम पर संवाद करने खड़ा हूं, लेकिन सवाल ये नहीं है कौन इस विषय पर बोल रहा है। सवाल यह है हम इस विषय का मतलब समझ भी रहे हैं या नहीं। वंदे यानी मैं नमन करता हूं, मातरम यानी मां को, भारत माता को। तो जब हम कहते हैं वंदे मातरम, हम किसी नारे को नहीं, अपनी धरती मां, भारत मां को प्रणाम करते हैं। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, आज हम जिस एनवायरमेंटल कैटास्ट्रफी का सामना कर रहे हैं, क्या यही भारत मां का सम्मान है? यही भारत माता का नमन है? वंदे मातरम की पहली पंक्ति कहती है, सुजलम सुफलम, यानी पानी से भरी हुई, फूल फाल में लड़ी हुई मां। आज उसी मां का पानी लेड, यूरेनियम, फ्लोराइड से भरा हुआ है। टॉक्सिक केमिकल फैक्ट्रीज से बिना ट्रीटमेंट किए पानी रिलीज हो जाता है। रिपोर्ट और रिसर्च सामने आई है, यही कंटामिनेटेड पानी हमारी माओं के दूध में भी यूरेनियम में से जैसे पाया गया है। तो मैं सरकार से पूछता हूं, जिस मां के दूध को जहर बना दिया है, उसे प्रणाम करने का नैतिक अधिकार किसे है? अगली पंक्ति कहती है, श्यामलाम, हरी भरी धरती। और आज हम 90% अरावली को डीक्लासिफाई कर चुके हैं, बेतहाशा इल्लीगल माइनिंग को लीगल बना चुके हैं, जंगल काट रहे हैं, पहाड़ों को बेच दिया है हमने पूंजीपतियों को। धरती मां की हड्डियां तोड़ दी है और ऊपर से हम कहते हैं वंदे मातरम को मैंडेटरी बनाए। मैं पूछता, जिस मां के देह को नोच लिया है आपने, उसके लिए देशभक्ति की शपथ का क्या मायना रखता है? और सबसे ज्यादा दर्दनाक सवाल, हवा। आज हम चंडीगढ़ में खड़े हैं, हिमालय के आंचल में, और यहां भी AQI 340 से ज्यादा पहुंच रहा है। बच्चे मास्क पहनकर स्कूल जाते हैं, बुजुर्ग सांस लेने के लिए जूझ रहे हैं। वंदे मातरम कहता है, मलय शीतलम, ठंडी शुद्ध हवा। साहब कुछ कहना चाहिए? लेकिन हमने 1 मिनट आदित्य जी, मंत्री अध्यक्ष महोदय,